आपकी फिर जर्नी कैसे रही, कैसे आप बने और क्या कुछ हुआ ये बता दीजिए। जर्नी मेरी आरक्षक से मैं भर्ती हुआ और आज मैं इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे देश में CAF जवान होते ही नहीं तो क्या कुछ चीज़ें हमारे देश को फेस करने को पड़ती। देश में नक्सलवाद है, नक्सलवाद में ज़्यादा भूमिका है इस फोर्स की। बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा से इस विभाग में मैंने ज्वाइन किया। फैमिली का काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस रहता है, तो आपके जीवन में फैमिली का सेक्रीफाइस क्या रहा। नमस्कार, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आपको तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि एक आर्मी क्या करता है, बॉर्डर पर खड़े होकर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करता है। उसी तरह CAF जवान भी जो है हमारे देश के अंदर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। आज मेरे साथ वो मौजूद हैं और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर पहले तो आपको काफ़ी बधाई KP न्यूज़ की टीम की तरफ से और पूरे भिलाई वासियों की तरफ से। जिसके बाद मैं आप सभी दर्शक गणों से ये कहना चाहूँगी कि हम सभी आर्मियों को देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक CAF जवान है, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी मुश्किलें होती हैं और काफ़ी लोग इसी बात से कंफ्यूज होते हैं कि CAF और आर्मी में डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ें अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मेहनत एक आर्मी करता है उसी प्रकार से मेहनत जो है एक CAF जवान भी करता है। और आज हम जानेंगे कि अब से रहकर, क्योंकि 40 साल इनको हो चुका है यहाँ पर, और अब से लेकर आज तक उनका जीवन कैसे बीता, क्या कुछ एक्सपीरियंस है और सर क्या कुछ होता था। एक बार हमें ये बता दीजिए कि CAF जवान आखिरकार होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं। CAF का मतलब है छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स। ये अपनी कानून व्यवस्था ड्यूटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी इनकी लगाई जाती है और उसकी देखभाल करना है। अपने बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वहाँ कंपनियों का डिप्लॉयमेंट होता है, जो कंपनी वहाँ पर ROP ड्यूटी जाती है और लाइन ऑर्डर ड्यूटी भी जाती है। ये ड्यूटी वहाँ निरंतर होती रहती है। सर अब आप तो पहले अपना परिचय दे दीजिए, जिसके बाद हम आपसे और सवाल करते हैं। मेरा परिचय है, मैं पन्नालाल। मैं इस विभाग में 31/10/1985 को आरक्षक के पद पर भर्ती होकर और मैंने 13 साल की सेवा आपके दंतेवाड़ा में दिया और बाकी सेवा में दीगर इकाइयों में दिया। आपके मध्य प्रदेश के शासनकाल में भर्ती होकर मैं MP में रहा, छिंदवाड़ा में रहा, शिवपुरी में रहा और उसके बाद फिर भिलाई यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र के बाद फिर मैं दंतेवाड़ा गया। दंतेवाड़ा से पुनः मेरा ट्रांसफ़र भिलाई हुआ। भिलाई आके मैं यहाँ पे आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सर जैसा कि सभी दर्शकगणों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एरिया जो है कहीं ना कहीं इनका महत्व काफ़ी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किलें होती हैं। लेकिन सर जैसा कि हमको पता है और दर्शकगणों को पता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल दंतेवाड़ा में, क्योंकि वो पूरा नक्सलाइट एरिया है। तो सर कभी ऐसा हुआ आपके सामने कोई नक्सलाइट आ गया और कुछ ऐसी मुश्किल जहाँ पर आप काफ़ी घबरा गए हो, या कुछ ऐसा कोई समय नहीं आया कि मेरे सामने नक्सलवाद आए, न कभी मेरे सामने गोली चली। ऐसा मेरी 40 साल की सेवा में कहीं भी ऐसा देखने को मंजर नहीं मिला मेरे को। जी सर, हमें ये बता दीजिए सर कि कब से आपकी फिर जर्नी कैसे रही, कैसे आप बने और क्या कुछ हुआ ये बता दीजिए। जर्नी मेरी आरक्षक से मैं भर्ती हुआ और आज मैं इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मेरी जर्नी बहुत सुखद रही है। कहीं मुझे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ये नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है, बशर्ते इसमें आदमी अनुशासित रहे, तो इससे बड़ी नौकरी कोई नौकरी नहीं है। सर जैसा कि आपकी बेटी ने हमें ये बताया कि आप एकदम कम एज से ही ये चीज़ें, तो आपको कैसे माइंड में आया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये बनना है। क्या हुआ, हमारे परिवार से भी इस विभाग से जुड़े हुए थे, उनकी प्रेरणा मिली कि मैं भी इस विभाग में आया। उनसे बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा से इस विभाग में मैंने ज्वाइन किया। सर जैसा कि हम अगर ऐसे कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो फैमिली का काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस रहता है, तो आपके जीवन में फैमिली का सेक्रीफाइस क्या रहा। अब उनकी प्रेरणा थी कि आप नौकरी करिए, अनुशासित नौकरी करिए, अनुशासन में रहिए, कहीं किसी चीज़ का शिकायत नहीं होनी चाहिए। अनुशासन में आप रहोगे तो घर परिवार भी सुखी चैन से रहेगा। ये प्रेरणा मिली। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे देश में CAF जवान होते ही नहीं तो क्या कुछ चीज़ें हमारे देश को फेस करने को पड़ती। क्या है कि ये हर स्टेट का रिजर्व फोर्स है, आर्मड फोर्स है, हर स्टेट में आपको मिलेगा। ऑल इंडिया में जो भी स्टेट है अपना इनका रिजर्व फोर्स है और रिजर्व फोर्स का ये ड्यूटी है आपका रिजर्व रहना,
लाइन ऑर्डर ड्यूटी करना, नक्सल बेल्ट में ड्यूटी करना, यही कार्य है इनका। ये हर स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, इस शासन और अगर ये नहीं होते तो देश को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती? नहीं, इस देश को तो करना ही पड़ेगा, इसको रिजर्व बल तो रखना पड़ेगा। हर स्टेट का ये है कि आपको रिजर्व बल देना ही पड़ेगा। सर, कब से ये CF जवान की शुरुआत हुई, कब से ये चीज़ें आने लगी? तो क्या है कि ये CF पहले मध्य प्रदेश का शासनकाल में इसे SF के नाम से जाना जाता था, जिसे विशेष सशस्त्र बल कहा जाता था। ये डाकू उन्मूलन में ड्यूटी करती थी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर उस क्षेत्र में इनकी ज़्यादा ड्यूटियाँ रहती थी। उसके साथ साथ लाइन ऑर्डर भी ड्यूटियाँ थी। आज देश में नक्सलवाद है, नक्सलवाद में ज़्यादा भूमिका है इस फोर्स की। हर वक्त कहीं भी गश्त जा रही है, आरोपी जा रही है। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा कि अब हमारे जितने भी युवागण हैं, हमारे आज की पीढ़ी है, उनको एक संदेश दे दीजिए देश के प्रति सेवा करने की। अब ये युवा पीढ़ी है, तैयारी करें, आए भर्ती में और तैयार हो, देश की सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि देश के लिए सेवा ही परम धर्म है। तो उसके लिए तैयार है। आने वाले जो भी शासन प्रशासन जो भी भर्ती खोले, नए जवानों को मौका दे भर्ती होने के लिए। तो सर, आज आपका रिटायरमेंट हुआ है, तो आज के दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताइए। आज रिटायरमेंट के दिन हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुकरेजा सर थे और उप सेनानी श्री सबांजुम महोदया मैडम थी और अधिकारी कर्मचारीगण पूरे बटालियन परिसर के थे, जिनके सामने आज विदाई समारोह का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो ये थे एक CF जवान जो आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनका जो संघर्ष है वो कभी रिटायर नहीं हो पाएगा। हालांकि इनकी जो सेवा है वो कभी प्राइम हेडलाइन तो नहीं बन पाई, लेकिन जब भी देश को इनकी ज़रूरत पड़ी, CF जवान की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमेशा जो है तट पर खड़े रहे। ये इंटरव्यू सिर्फ एक रिटायरमेंट का नहीं, बल्कि ये पहचान का सवाल है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।